गुड मॉर्निंग। साक्षी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साड़ी पढ़ रहे हैं ना। तो साड़ी में हम लोग नियम पढ़ रहे थे, उसके गुणधर्म। तो गुणधर्म में हम 7 ठो पढ़ चुके थे, 8वां पढ़ना था। ठीक। हाँ, कल हम देखे थोड़ा अंसार्ड वाले आप लोगों का बुक कि मतलब पिछले साल में कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सब के सब क्वेश्चन जितना हम बताए जा रहे हैं, लगभग लगभग वो सब क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो पक्का आपको 2024 में मिलने वाला है। ठीक ना। आप लोग 2024 में देंगे एग्जाम, तो आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए। कम से कम 15 क्वेश्चन आपका आबी और सारणी से आएगा। ठीक। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कम से कम 8 नंबर और 5 नंबर में आएगा, और शॉर्ट में आपका 2 नंबर, 3 नंबर में, 1 नंबर में आने वाला है। ठीक, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए और जितना नियम बताया है इसका इसी को फॉलो करिएगा, आसान हो जाएगा एकदम एग्जाम। ठीक। चलिए, ये आपका कौन सा नियम है? 8वां। 8वां में बोल रहा है कि अगर कोई सारणिक हो, ठीक, उसमें चर यक्ष, चर का मतलब समझते हैं, जिसका मान बदलता रहता हो। जैसे चर में यक्ष ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, इसका मान बदलता रहता है। जैसे कि किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे चर यक्ष का मान 1 है, किसी में देखेंगे 2 रहेगा, किसी में 3 रहेगा। और अचर जो होती है उसकी राशि बदलती नहीं है। अगर अचर की बात की जाए तो अचर जो होता है वो काउंटिंग नंबर ही होते हैं सब। जैसे 1 है, 3 है, 5 है। ठीक, तो जैसे 1 है तो किसी क्वेश्चन में 1 है तो 1 ही रहेगा, और दूसरे क्वेश्चन में जाके 2 नहीं बदलने वाला है। ठीक, तो अचर का मतलब वो बदलेगा नहीं, चर का मतलब बदल जाएगा। वेरिएबल नॉन वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगर किसी सारणिक में अगर यक्ष दिया हुआ हो, ठीक, अगर यक्ष दिया है तो उसके स्थान पे कोई मान रखा जाता है। जैसे हम ऐसे पहले समझ लीजिए, यक्ष प्लस ए दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है। ठीक ना, यहाँ पे 0 है। अगर यक्ष की वैल्यू क्या कर रखें? यक्ष की वैल्यू कितना रख दें? -a। यक्ष की वैल्यू -a रखें तो इसको संतुष्ट कर देगा। हम लोग कहेंगे कि इसका गुणनखंड क्या होगा? यक्ष प्लस ए गुणनखंड होगा। होगा। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है यक्स माइनस वाई, ऐसे दिया हुआ हो, तो यक्स का मान अगर हम वाई रख दें तो इस तरह का प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह अगर कोई सारणिक दिया रहे, ठीक, इसमें इस तरह चाहे यक्स यक्स दिया हो, मान लीजिए यक्स 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 दिया हो, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, इस तरह का कोई सारणिक में दिया हुआ हो। अगर हम यक्स के जगह पे, ठीक, यक्स बराबर ए रख दें, यक्स बराबर ए रख दें, तो ये यक्स माइनस ए जो होगा इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। इस सारणी का ये क्या होगा? गुणनखंड होगा। इसी प्रकार यक्स यक्स बराबर अगर बी रख दें तो यक्स माइनस बी इसका क्या होगा? गुणनखंड। या हम ए बराबर क्या रख दें? बी रख दें, ए माइनस बी क्या होगा? इसका गुणनखंड होगा। इसके कहने का यही अर्थ है। बात समझ में आई? कि अगर किसी तरह का अगर कोई ऐसा सारणी दिया हुआ हो, उसमें कोई मान रखने पे अगर उसको 0 बना दे, उस सारणी का मान को 0 बना दे, संतुष्ट कर दे, तो उसको बोलेंगे कि उसका उतना माइनस उतना करके कहेंगे कि ये क्या है? उसका गुणनखंड है। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक क्वेश्चन वो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें और उसको हल भी करा देते हैं। ठीक, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सच में वैसा हो रहा है या नहीं। अब दिया हुआ है, मान लीजिए ए स्क्वायर, ए दिया है ना जी, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए दिया हुआ है। ठीक, ये सारणी दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें, ए बराबर अगर ए रख दें, ए बराबर बी रख दें, ए बराबर बी रख दें, ठीक, चाहे सी बराबर, तो अगर ए बराबर बी रखते हैं, ठीक, ए बराबर बी, तो ए माइनस बी इसका गुणनखंड होगा। अगर बी बराबर सी रखते हैं तो बी माइनस सी इसका गुणनखंड होगा। और सी बराबर ए रखते हैं तो सी माइनस ए इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। इसके हिसाब से मतलब अगर हम ए बराबर बी रख रहे हैं, इसमें ए बराबर बी रखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मान बराबर हो जाएंगे। रख के दिखा दे रहे हैं आपको, फिर हम दूसरे तरीके से हल कर लें। अब ए बराबर हम रख रहे हैं बी, ठीक, एक यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे भी बी स्क्वायर हो जाएगा, एक बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब ये बताइए, ये सब जीरो, इस सारणी का मान 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दो पंक्ति क्या है इसका? दो पंक्ति समान है, सर्वसम है। तो जब ऐसा कंडीशन है तो हमने गुण पढ़ा हुआ है कि अगर इस तरह का कंडीशन मिले तो इस सारणी का मान क्या होता है? 0। तो मतलब a माइनस बी इसका एक गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब b बराबर c रख के देख लीजिए, ठीक, b बराबर c,
चलिए b बराबर c रखिए, एक ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, एक बी, ये बी बराबर क्या बोल रहे हैं जी, सी रखने के लिए ना, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सी या सी स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। अब ये दोनों पंक्ति बराबर हो गई, नीचे की दूसरी और तीसरी पंक्ति जो R2 और R3 है, ये क्या होगी, एक समान होगी, ये भी सर्वसम हो गया, तो इसका भी मान क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा तो ये भी संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब b माइनस सी भी इसका गुणनखंड होगा, ठीक। उसके बाद c बराबर a रखेंगे, अगर c बराबर हम a रख रहे हैं, यहाँ पे b था, यहाँ पे b स्क्वायर, c बराबर रख रहे हैं a स्क्वायर, तब ये पंक्ति बराबर हो गई, तो इसका गुणनखंड करेंगे, मतलब इसका प्रसार करेंगे, तो इसका भी मान क्या होगा, जीरो ही होगा। तो हम लोग जान गए कि हाँ, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं और मान रखने पे पूरा जीरो हो जा सर्वसम हो जाता है, तो उसका मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और ये सब उसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इतना बात समझ में आई। तो इसकी वैल्यू जो होगी, इस सारणी का अगर मान निकालने के लिए बोला जाए तो क्या आना चाहिए आपका, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक। चलिए हम इसको प्रूव कर देते हैं। हमने तो समझा दिया किस तरह का होता है, ये आपका 8वां गुण था। अब ये क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक, और ये क्वेश्चन में आपके पूछा भी है, ठीक। अपना आंसर उठाइएगा पिछले साल का, उसमें जरूर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक ना, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हम इसमें इधर वाले को हल करके उतना ला के दिखा देते हैं। चलिए हम लोग हल करते हैं। इधर का क्या बोलते हैं, एलएचएस ही बोलते हैं जी, बायां पक्ष। चलिए बायां पक्ष में हम लोग देखिए, हम बता दिए हैं कि इसमें पंक्ति में स्तंभ में छेड़छाड़ करना मतलब जायज है, ठीक, क्योंकि इसके नियम में ही है, और कोई जो परिवर्तन होगा देखा जाएगा, परिवर्तन तो होता ही रहता है। चलिए इसमें अगर इसको प्रसार करना, अब इतना लंबा प्रसार कौन करने जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए, तो क्या कर देंगे, पहले ही हम लिख दे रहे हैं, इसमें हम R1 को क्या लिख दें, R1 माइनस R2 कर दें, कोई दिक्कत होगा। चलिए पहले इसको कर दिया जाए, R1 को R1 माइनस R2 करेंगे तो जीरो, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहीं पे हम लोग कर लेते हैं R2 को भी, चाहे हाँ चलो R2 को भी क्या कर दें, R2 माइनस R3 कर दें, कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए इसको भी कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जीरो, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी b माइनस सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे वन सी स्क्वायर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है इतना। अब क्या करेंगे, इसके तीसरे पंक्ति के अनुदिश क्या कर देंगे, इसका विस्तार कर देंगे। तो तीसरे पंक्ति के अनुदिश हम विस्तार कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लेंगे तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, इसका गुणा होगा इसमें। चलिए तो a माइनस बी गुणे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये भी इसी तरह होगा, b माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा कि नहीं, इतना होगा ना, छोटा नहीं लिख रहे हैं। चलिए ठीक है। अब इसमें a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, पहले इसको प्रसाद थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, ताकि आपको इसमें से अगर हम कॉमन निकालें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए। इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी और b प्लस सी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक, माइनस इसमें b माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जा सकता है। इसमें से a माइनस बी माइनस सी बाहर निकाल देते हैं, निकाल दें, लिखिए a माइनस बी और b माइनस सी दोनों में है ना, तो बाहर निकल जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, b प्लस सी, तो b प्लस सी माइनस a प्लस बी बचेगा, a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्या कर देगा उसको, माइनस। अब इसमें हम देखेंगे कि ये b से 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा, तो जीरो हो जाएगा वहां पे, a माइनस बी माइनस सी और क्या बचा, c माइनस ए। आया कि नहीं आया, इतना आ गया ना। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे हल किए जाएंगे, ठीक, हम लोग अपना तरीका अपनाते रहेंगे उसको और हल करते चलेंगे। इतना समझ में आया ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको थोड़ा सा हल करके देख लिया जाए। क्वेश्चन कहाँ गया, अब खाली हम लोग क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, ठीक है, एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन हम लिख कर लाएंगे, आप लोगों को कराते चलेंगे। एक क्वेश्चन है आपका 11 3 4 दिख रहा है ना, हो 19 6 5
ये नहीं समझ में आ रहा है। फिर 21 7, ठीक है, ये दिया हुआ है। इतना बात समझ में आई। इधर वाला मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख दिए। अब उसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। ठीक, ये तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, उसका मान निकालना है। चलिए, तो उसका मान निकालिए, उसको हम लोग इधर हल कर रहे हैं। ठीक, इसको कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है, इसमें गुणनखंड तो है नहीं, नहीं है ना, तो हम लोग इसको भी तरीका से अपनाया जाएगा। चलिए, हम जो C1 है, C1 इसको बोला जाएगा ना, ये C1, ये C2, ये C3, और ये R1, R2, ये R3, यही होगा। ठीक, दिख रहा है ना। हम लोग इसको यहाँ पे कर देते हैं, इसको यहाँ बदल दें, कोई दिक्कत होगा? बस दिक्कत क्या होगा, बस माइनस थोड़ा सा हो जाएगा साड़ी, यही होगा ना। जब हम या एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ से क्या करते हैं, परस्पर स्थान चेंज करते हैं, तो ये भी गुणधर्म पढ़े हुए हैं, तो साड़ी का कुछ बदलता नहीं, बस चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हम इसको C1 से C2 के आप परस्पर बदल देते हैं, तो परस्पर बदलेंगे तो इसका मान थोड़ा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, 6, 7, फिर यहाँ पे 11, 19, 21, 4, 5, 8, कितना हो गया? कोई दिक्कत इसको समझने में? अब हम लोग इसमें जो है C1 को क्या कर देंगे, C1 माइनस C3 कर देते हैं। ठीक, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ये माइनस हो गया। चलिए, तो C1 माइनस C3 करना है, 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, -1, बीच में 11 रहेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, 19, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1, 21, 8, इतना समझ में आ रहा है ना? इतना समझने में कोई दिक्कत? चलिए, तो दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अब क्या किया जाए, देखिए हम इस तरह क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारणी को हम लोग छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। ऐसे अगर इसको प्रसार किया जाएगा तो गुणा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसी में छेड़छाड़ करके इसको क्या कर दें, छोटा कर दें। चलिए ठीक है, इतना हो गया ना। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए। बोलिए, अब इसको क्या किया जा सकता है, इसको भी चेंज करके एक पास लिया था, रख दिया जाए। ये दोनों माइनस वाले को एक पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो किसको किसको चेंज करना होगा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं R1 को R2 से एक पास, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो जाएगा। तो इस तरह करेंगे तो ये माइनस है, फिर क्या हो जाएगा, फिर माइनस होगा इसका, तो फिर वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पे 1, 19, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे -1, 11, 4, -1, 21, 8, इतना हो गया। सब एक जगह हो गया, और कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग अपना बना लिए इसको हल करने लायक। ठीक, अब अगर अब यहीं से देख लीजिए, अगर इसको इसको जोड़ा जाए, ये क्या है, R1 है, R2 है ना, तो R2 बराबर हम लिखेंगे R1 प्लस R2। ठीक, तो यहाँ पे हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर R3 बराबर लिखेंगे R3 प्लस R1, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। बस हमको एक पंक्ति बचेगी, उसी के अनुदिश बस इसका क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे, आसान हो जाएगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R2 प्लस R1 हो जाएगा, और R3 इक्वल टू R3 प्लस R1। ऐसा करने के बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो पहले ऊपर वाली पंक्ति ज्यों का त्यों रहेगी, 5 है ना, हाँ। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 से 11 जोड़िए, कितना होगा, 30, और इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9। ठीक, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 40, 19 से कहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 होगा, 8 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा। हो गया। अब पहले पंक्ति के अनुदिश इसका विस्तार कर सकते हैं, कर दीजिए, कितना होगा,
13 गुणा 30 में 13 तिया 39, 390, 4 नवा 36, 360 बराबर कितना आएगा आपका? बोलो 30। बस इतना आया है ना? समझ समझ में आ रहा है इसको कैसे हल किया जा रहा है? कुछ इसमें नहीं है। हम लोग ये सब क्रिया करना आपको अभी में ही बता दिए थे कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं इसके साथ, ठीक। ये सब इसके गुण ही है, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। हम सारे नियम कानून पढ़ते आ रहे हैं, ये सब क्रिया होती रहती है, ठीक। अब ये वाला जो चेंज किए हैं, एक बार पंक्ति को चेंज किए थे, ठीक, तो वही माइनस प्लस होगा, ठीक। अगर इसी में अगर हम दो को बराबर कर देते, ठीक, अगर दो पंक्ति को बराबर कर देते तो इसका मान 0 हो जाता। दो स्तंभ को बराबर कर देते तो इसका मान क्या होता? 0। तो हम लोगों का पूरा सिद्धांत ध्यान कहाँ रहना चाहिए कि आव्यूह को सारणी को कितना छोटा छोटा कर दिया जाए ताकि हमको गुणा ज्यादा न करना पड़े, ठीक। सभी इसमें गुण लगा के, ठीक, इसके प्रगुण को देखते हुए इसको छोटा करना रहता है। इतना बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखा जाता है। इसको मिटा दें, समझ में आया ना? चलिए इतना समझने में कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन और है, ठीक। ए बी सी, ए क्या हुआ जी तुमको? ए बी सी दिया हुआ है, फिर नीचे दूसरी पंक्ति दिया हुआ है ए प्लस 2x, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, यही है ना? ठीक है। नीचे है एक्स वाई जेड। इसको हल करके दिखाना है, क्या करना है? 0। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का आएगा, और ज्यादा कम से कम 3 नंबर तो आएगा इसका, 2 या 3 नंबर से कम नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ठीक। सभी बस तरीका समझते रहेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होने वाला है। 15 नंबर तो आप ऐसे ही आंख मूंद के ले जाएंगे अगर सारणिक और अवयव को अच्छे से देख लिए तो, ठीक है। बाकी जो आपका बचा हुआ है चैप्टर, वो भी हम कवर करा देंगे, ठीक। एग्जाम आने तक लगभग हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे, और अनसाल्व जो है जितना क्वेश्चन पूछा है लगभग वो सब भी हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। पहले तरीका सिखा रहे हैं, तरीका आप लोग सीख लीजिए, ठीक। तो चलिए इसमें भी क्या करना है, अब आपको अगर कितना गुण आपको पता है? 8 गुण, 8 गुण बताया ना। अगर 8 गुण आपको याद रहेगा तो सारणी को हल करने में आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। नहीं याद रहेगा तो भैया तब आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन छोड़ेंगे। अब ऐसे करेंगे तो बताइए इसका प्रसार करेंगे, गुणा करेंगे, कामन लेंगे, मतलब एकदम हिज हो जाएगा आपको हल करने में, इसको कुछ नहीं हो पाएगा, कहेंगे 0 आ ही नहीं रहा है, ठीक। अगर आपको गुण याद है, सारणी के गुण याद है, तो इसको करना एकदम बेहद आसान है। चलिए हमको एक को गुण बताए थे, अब जो भी नंबर रहा वो आपका खत्म हो गया जी। कौन सा नंबर था जिसमें एक गुण आपको बताए थे जिसमें दो मतलब कोई भी पंक्ति हो या स्तंभ हो, ठीक, उसमें कितना दो अवयव जोड़े गए हो, एक्स्ट्रा में एक एक अवयव जोड़े गए हो इस तरह का, तो उतने अवयव इसके निकल के, उतने सारणी किसके निकल के आ जाते थे। जैसे दो दो जोड़ा गया है तो 2 सारणी इसका हो जाएगा, ठीक है। यही बताए थे, तो देख लेते हैं इसका 0 आ रहा है कि नहीं। चलिए तो हम पहले क्या करें, इसको बायां पक्ष करें। चलिए एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश। चलिए तो इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा हम डायरेक्ट इसका प्रसार करने जा रहे हैं। आप लिख लीजिएगा गुण 5 चाहे 4 जो भी गुण होगा अपना देख लीजिएगा। हम कर रहे हैं, आप लोग देखिए और जाके अपना गुण पढ़िए। हम बता दिए हैं, बार बार गुण बताएंगे तो समझ आएगा ज्यादा। ये जो है इसमें का ए होगा, बी होगा, सी, ठीक। दूसरा सारणी इसका क्या प्राप्त होगा? ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस दूसरा आपका प्राप्त होगा, यहाँ का क्या बचा है? ऊपर का ए बी सी है ये है, नीचे के यहाँ पे 2x 2y 2z, और यहाँ पे एक्स वाई जेड। अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से इसको बता देंगे और इसको कैसे इतना डायरेक्ट कैसे हो रहा है आपको समझा देंगे। नहीं अगर आपको समझ में आ गया तो फिर कोई बात नहीं, ठीक। अब ये देखिए इसमें दो, ये क्या चीज है? दो स्तंभ क्या है? एक समान है, स्तंभ नहीं पंक्ति समान है इसकी, ए बी सी दो पंक्ति इसकी क्या है? एक समान है, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये भी 0 हो रहा है?
इसमें क्या करेंगे, सब में 2 है तो हम लोग इसमें पढ़े हुए हैं के का गुणा करके यम यानी यल का भी गुणा करके सारणिक में करते हैं तो सारणिक का उतना गुना हो जाता है। अगर 5 का गुणा है तो सारणिक पूरे मान क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। इतना पता है। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, किससे, दूसरी पंक्ति से। किससे, दूसरी पंक्ति से अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, क्या इसमें भी 2 पंक्ति एक समान हुई, सर्वसम हुई, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे भी 0 + 0 = 0। आसान है कि नहीं। 3 लाइन का क्वेश्चन है, 3 नंबर आप लोग ऐसे ही छाप देंगे, लेकिन पढ़ेंगे तब, ठीक है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भैया घूमते रहिए, कोई फायदा नहीं है। चलिए और भी क्वेश्चन एक आध दो ठो करा देते हैं। अभी और कुछ समझाना है आप लोगों को। एक क्वेश्चन और है, उसको देखिए। आपको क्वेश्चन में अगर दे देगा बिना प्रसार किए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बिना प्रसार किए, ठीक। अब ये जो हम लगाए हैं बिना प्रसार किए हुए लगाए थे, सारणी को एक्सपेंड नहीं किए थे, जो कहते हैं उसको बस हम गुण के द्वारा इसको हल कर दिए थे। इसी तरह अगर दे देगा कि नहीं बिना प्रसार किए सारणी का मान निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप लोग, पढ़ेंगे तब ना। एग्जाम सर पे आने वाला है, अब जितने नजदीक आएगा अब उतने पगलाएंगे एकदम, अरे कैसे एकदम आ जाए, कैसे आ जाए। जब तक पढ़ेंगे नहीं कुछ नहीं होने वाला है। x + y y + z और फिर x z + x, ठीक। बेहद आसान क्वेश्चन है। अब आप लोग इतना x y z देख लेंगे तो कहीं पता नहीं कैसे लगेगा, है कि नहीं, झूठे पगला जाएंगे। अब इसको सोचना है, क्या करना है, इसको बोला है कि बिना प्रसार किए इसको सिद्ध करना है कि इतना बराबर क्या होगा, 0। हम करते हैं इसको बिना प्रसार किए, चलिए कर रहे हैं। इसको बायां पक्ष लेते हैं, ठीक, 0 कर देंगे दायां पक्ष को। अब हम कुछ करने जा रहे हैं इसमें, आप लोग देखिए ध्यान से। ये कौन सा पंक्ति है, R1 ये R2 ये वाली R3 तीनों है। हम यहाँ पे R1 को क्या करते हैं, R1 + R2 कर सकते हैं। तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x + y + z हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा x + y प्लस, यहाँ पे x होगा क्वेश्चन में, y हम लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया, x + y + z, ठीक। यहाँ पे y लिखा गया था गलती से, ठीक। तो यहाँ पे भी x रहेगा। ये हो गया, जोड़ दिया हम। R2 को कुछ नहीं करना है, z x y 1 1 1 दिया हुआ है। अब आपको क्या लग रहा है, हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया है। अभी सब में है कि नहीं है, सबके साथ 1 का गुणा है, यह है, सबके साथ 1 का गुणा है। हम इसको कॉमन ले सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि इतना गुना ही सारणी हो जाएगी। हम सब में से यही निकाल देते हैं, x + y + z बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1 z x y 1 1 1, ठीक। अब क्या करेंगे, ये निकाल दिए। अब ये वाली पंक्ति तीसरी और पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति एक समान है, ये सर्वसम है, तो क्या कर देंगे इसको, इसका मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x + y + z इंटू 0, टोटल मान क्या है, 0। आसान है कि नहीं है, बेहद आसान है। हो गया, कितना देर लगा, 2 3 मिनट लगा। अब पूरा मार आप लोग उसमें सोचेंगे ज्यादा कि कैसे करें, गुणा करें, भागा करें। आप लोग अगर नियम जानते रहेंगे तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। चलिए अगला एक क्वेश्चन और है, कहाँ गया जी, ये तो करा दिए। कहाँ गया जी, लिख कर लाए थे। हाँ एक तो क्वेश्चन मिल गया जो ढूंढ रहे थे, कहाँ गिर रहा है भाई। इतना समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आप लिख कर लाया करिए,
छोटे छोटे पेज पर लिख कर ला के हमको दे देंगे तो सही रहेगा, ऐसे ढूंढने में ना दिक्कत हो रहा है। एक क्वेश्चन है आपका एक 3π/10, फिर 2π/10, 0 cos 3π/10, sin 2π/10, 0 sin 3π/10, उसके बाद है cos 2π/10। ये आपका दिया हुआ है सारणी, ठीक। इसका मान बताने के लिए कहा, इसका कह रहा है कि मान क्या है 0। बस समझ में आ गई। अब देखिए दे दिया है 0, हमको क्या करना है, इसको हल करना है। ये तो बस ये एक लाइन का है, बस समझ में आई। इस तरह के क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक। और जितना हम देखिए, हो सकता है कल आप लोगों को कुछ बता के अनसार्ट का क्वेश्चन कराएं, देखिएगा जो क्वेश्चन आपको बता दिए वो एकदम वही क्वेश्चन आया ही था पिछले साल, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्या करेंगे, एक ले लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, cos 3π/10 इंटू cos 2π/10, यहाँ पे माइनस sin 3π/10 इंटू sin 2π/10 हो गया। अब क्या करेंगे, बाएं पर छल कर रहे हैं, ठीक ना, लिखे नहीं है इस बार। ये cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b किसका होता है, cos a प्लस b का होता है। कई दिन से हम ये चीज बता रहे हैं आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, cos 3π/10 प्लस 2π/10, यही होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, cos 5π/10 होगा ना, यही। भिन्न तो जोड़ने आता है ना, हर बराबर है तो। अब क्या लिखेंगे इसको, 5 का 5, 5 दूना के 10, काश कितना आया π/2। काश π/2 का मान क्या होता है 0, हमारा आ गया। बात समझ में आ गई। तो आज इतना रहने दिया जाए, आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल साल का क्वेश्चन छांट के लाएंगे जो पूछा है, और कुछ क्वेश्चन और बता देंगे।